और गाइस, आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एबिटदा, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। तो किसी से बात कर रहे थे, बच्चा ही है 20 साल का, शी इज अ वेरी स्मॉल किड एंड उन्होंने एकदम से बात करते करते मैंने बताया कि इससे रेवेन्यू इतना होना चाहिए, कंपनी का ये होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इतना। मैं काफ़ी सारी आगे जो चीज़ें बोलूँगा, बिजनेसेस किस तरह से सिलेक्ट करें, कौन सी चीज़ क्या डिसीजन कैसे लें, तो उसमें रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब एबिटदा बहुत बार आएगा। तो और नेट इनकम, ये सब मतलब बहुत बार आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रेवेन्यू। लेट से आपने $2500 के जूते खरीदे और आपने $3500 के बेच दिए। आपने $25 का जूता खरीदा और एक $35 का जूता बेच दिया, आपके 100 जूते हैं। तो जब आपने $25 का जूता जो बेचा, खरीदा और 35 में आपने बेचा, राइट, तो 3500 टोटल हो गए। वो आपका रेवेन्यू है, यानी कि आपने कितने में बेचा, टोटल आपकी सेल कितनी हुई है, ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी इनकम नहीं है। काफी लोग इसको इनकम की तरह गिना देते हैं, मैं आपको बड़ी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये पहले अब ये समझ लो कि रेवेन्यू ये सब होता क्या है। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना कि लोग रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट बोल ही जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं और काफी मिसगाइड भी होते हैं। सो रेवेन्यू वर्सेस, अच्छा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, देखिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसकी $25 है। $25 का जूता लिया, अब आपने $25 का जूता लिया, आपका रेंट भी होगा, बिजली का भी बिल गया है, आपका वो सब भी गया, क्या नाम है, पानी का भी बिल है, आपके अपने सेस में भी कोई काम वर्कर भी रखा हो, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो सारे जूतों पे इकट्ठे कमांड है, उसको आप एक जूते पे नहीं लगा सकते। लेकिन जो $25 का जूता आया पीछे से, वो आपको क्लियर है कि वो मेरा $25 का जूता आया था। तो वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ठीक है ना, तो हाँ, तो जो $10 है, जो आपका $10, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं भी बताऊंगा, पहले जरा थोड़ा समझ लीजिए है क्या। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप उसके अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर देते हैं, यानी कि उसका रेंट सारा जितना, अब आप एक जूते से नहीं निकाल सकते, अब आपको लगाना पड़ेगा 100 जूते या 1000 जूते। भी मेरे $35,000 की सेल हुई, $25,000 के मेरे जूते ऐसे टोटल, और मेरा $10,000 बचा, उसमें से $2,000 मेरा रेंट गया, $100 मेरा वो क्या नाम है, बिजली का बिल आया, $100 मेरा बिजली का बिल आया। रुपए 100 की बात, आपको मेरी बात समझ आ रही है। $100 बिजली का बिल आया, ₹50 पानी का बिल आया, मैंने $1,000 में बंदा रखा था, जो भी है, तो ये मेरा टोटल ₹3500 चला गया, $4,000 चला गया, मेरा ₹6,000 जौन सा है ये मेरा 4,000 मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको निकाल के ये मेरा बना है एबिटदा। ठीक है ना, एबिटदा। जो नेट प्रॉफिट है, देखिए एबिटदा इन मेनी वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली एबिटदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबिटदा मैं बता देता हूं। अब क्या होता है, $6,000 अब आपके आए, अब आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका नाम देखिए क्या है। मान लीजिए आपने $2,500 के ऊपर लोन लिया था, $2,500 का $2,500, अपने $25,000 के जूते खरीदे थे ना, तो मान लीजिए आपने लोन लिया था, तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी लगा होगा, राइट, इंटरेस्ट लगा होगा ना। मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि इससे इफेक्ट क्या पड़ता है। ये तो डेफिनेशन हर जगह लिखी हुई है, मेरा ही मानना है कि मैं डेफिनेशन भी आपको बेटर सिखाऊंगा, मैं आपको डेफिनेशंस भी बेटर सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और टेक्निकल इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, तब आपको असली पता चलेगा कि ये होती क्या है। मेकिंग सेंस। अब आते हैं एबिटदा पे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। अब हो सकता है कोई इंटरेस्ट देना पड़ा हो आपको, मान लीजिए आपने $25,000 का लोन लिया था, तो आपको, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे बेटा, इस कंट्री में ना ये चीजों का वो नहीं हो सकता। अगर आप इसको साइड गिग की तरह करें, मैं कर रहा हूं, मैं इसको मेन नहीं बनाता, बच्चे भी तो पाल रहे हैं। अगर मैं 6 घंटे दिन का यूज करूंगा तो कमाऊंगा कब? $20,000, $25,000 महीने का खर्चा है, कौन देगा? ये कहां से आएगा सारा खर्चा? बच्चों की फीस ही $2,500 है, या तो बच्चे फिर घर में पढ़ा लेते हैं फिर। बड़ा बड़ा मैं टॉक अबाउट मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो एबिटदा, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा $25,000 पे, तो वो अब आप माइनस करना है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद ये वाला चीज बाद में माइनस की जाती है, क्योंकि अगर मान लो तुमने कंपनी बेचनी है, मैं देखूंगा इसका $10,000 बचा, पैसे इंटरेस्ट लेता है, मैं अपना मेरा प्लान बनेगा, मैं $25,000 लोन पे लूंगा, मेरे तो ये पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना, तो हर के लिए उसकी, तो यहां पे वो चीजें आ गई जो एक ओनर और दूसरे ओनर की लाइफ में फर्क है। यू सी, बिजनेस की जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो एबिटदा ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के कितना बचा। अच्छा, कई बिजनेसेस के लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, कई बिजनेसेस के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें भी आऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं एबिटदा से पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। एक कंपनी कहती है आपने अपने कंपनी स्टार्ट की 25,000, वो कहते हैं हम लोगों के पास तो सेल्समैन पहले से ही पड़ा हुआ है,
मैं तो अगर 2 दुकानें इकट्ठी कर दूंगा तो मेरे तो सेल्समैन की कॉस्ट बच जाएगी। मैं 2 दुकानें इकट्ठी कर दूंगा तो मेरा तो रेंट, अच्छा मेरी अपनी दुकान है, मेरा तो रेंट है ही नहीं, राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके कारण एक बंदा वित्तता पे भी खेल सकता है कि यार मैं तो वित्तता में से भी बचा लूंगा, सॉरी वित्तता में ऑपरेटिंग एक्सपेंस से भी बचा लूंगा। जो बंदा ऑपरेटिंग एक्सपेंस से बचा सकता है कहता है मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट बता तेरा कितना है, क्योंकि तेरी 35,000 रुपए की चीज तू लेती है, 25,000 रुपए के तुम लेते हो, 35,000 का बेचते हो, 10,000 रुपए का मार्जिन होता है तुम्हारा, ठीक है। दिस इज समथिंग। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, रेवेन्यू पे भी खेल जाती है। वो कहती है 35,000 रुपए का रेवेन्यू है ना, मुझे 35 मिलियन का रेवेन्यू, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राइट, तो इतने छोटे नंबर पे बात नहीं करते। वो कहते हैं 35 मिलियन का रेवेन्यू है, वो कहते हैं 350 मिलियन का रेवेन्यू है, ठीक है ग्रेट, आई एम 350, इतने लंबे पे खेलते हैं। मैं कुछ ना कुछ करके कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट में जो जूता प्रोक्योर करना है मैं वो भी सस्ते में कर लूंगा, मैं बनवा भी लूंगा अपने आप ही, मैं खुद मेरी खुद की फैक्ट्री उसमें बना लूंगा। उसके लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, वो रेवेन्यू पे खेल जाती है। कहते हैं प्रॉफिट तो हम बना लेंगे कुछ ना कुछ करके। समझ में क्या बोला? रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, वित्तता, नेट प्रॉफिट, राइट, समझ आ रहा है सारा? तो वित्तता इस तरह से काम करता है। वित्तता में पिथाम है इंटरेस्ट, टैक्सेशन। अब क्या होता है, टैक्स लगते हैं। अब मेरे को टैक्स लगेंगे 55%, आपको टैक्स लगेंगे, कंपनी को टैक्स लगेंगे लेट से कुछ और परसेंट, कंपनी की हो सकता है कोई अक्रूवल भी हो, बहुत कुछ होता है। तो टैक्सेशन तो एक बहुत ही बड़ी गेम है। मैं तो खुद टैक्सेशन में आपको, जो बंदे 350K से ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहे हैं और 1 मिलियन के मार्क को ब्रीच करने जाते हैं, मेरा चैनल उनके लिए एक जन्नत होने वाला है। 150 वालों को 350 वालों को बनाने के लिए भी मेरा चैनल एक जन्नत होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जब 150K वाला सीधा 350K पे पहुंचेगा, 150K 80K पर हेड वाला सीधा 150 पर हेड या 170 पर हेड तक पहुंच जाएगा बड़े आराम से। मैं इंशाल्लाह आपको 500K तक पहुंचा के दिखाऊंगा, 500-600K। 500-600 के बाद वालों के लिए भी मेरा चैनल बड़ा तगड़ा है। 500-600 से नीचे जो 150 से 500 उनके लिए भी बड़ा तगड़ा है। ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ, ये जिसको भी बिजनेस बाय करना है, ये 150 वालों के लिए भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको जाना है 350K। बेटा 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 बेटा, देयर इज अ वायर हियर, देयर इज अ वायर हियर। अच्छा ठीक है, यू कैन गो फ्रॉम हियर। अच्छा ठीक है। टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन है कितना बड़ा सांड है, इट्स अ बिहीमथ। ये एक बहुत बड़ा हाथी है, इतना बड़ा हाथी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट। अमेरिका में मैं कहता हूं ना कि इंटेलेक्ट की जरूरत है पैसा मोटा बनाने के लिए। मैं बोलता हूं ना, मोटा पैसा बनाने के लिए इंटेलेक्ट, इंडिया की तरह नहीं है कि अनपढ़ लोग ही बन गए। कोई गलत चीज नहीं है, अनपढ़ लोगों में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी यहां पे इंटेलेक्ट चाहिए, राइट। इंडिया में धीरू भाई मानी बनते हैं ना, यहाँ पे नहीं बनते। यहाँ पे ज्यादा होते हैं ये मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड, इलन मस्क हार्वर्ड, ऐसे हार्वर्ड वाटा ऐसे जो से बड़े हुए लोग। इलन मस्क ना भी वहां से पढ़ो, बट बड़े तौर पे ऐसे लोग ही होते हैं, बड़े बड़े तौर पे। कमिंग बैक टू दिस थिंग, डेप्रिसिएशन एक इतना बड़ा सांड है, ये बहुत बड़ा, मतलब इसकी पूरी साइंस है। पर बड़े बड़े तौर पे द वे इट वर्क्स इज कुछ एसेट्स के ऊपर। जैसे आपने जब जूते खरीदे थे 25 मिलियन के, मतलब जूते क्या बोलूं मैं, क्या खरीदा हो सकता है आपने जूतों के साथ? मान लीजिए आपने तस्मे भी खरीदे थे, थिंकिंग कि जब जूते लोग लेंगे तस्मा तो एक उसके साथ ही आता है, एक तस्मा एक्स्ट्रा ले जाएंगे। वो तस्मे बिके नहीं, कम बिके, वो आप डेप्रिशिएट कर सकते हो। ये क्या कि ये मेरा यार, ये डेप्रिशिएट लॉस नहीं होता। मान लीजिए आपके यहाँ 25,000 के जूते थे ना, मान लीजिए आपके $2,500 के वो हैं, तो आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो। ये कुछ बिजनेसेस में अलग अलग तरीके से काम करती है। सो डोंट टेक इट फॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन। मैं ये समझा रहा हूँ, ये नहीं समझा रहा कि ये डेप्रिसिएबल आइटम है कि नहीं है, और ये डेप्रिसिएबल सिनेरियो के नहीं है। लेकिन सर मैं आपको बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरे को आपको सिंपल तरीके से समझाना है। वो 2500 तस्मों के ऊपर टिपिकली, चलो एक सिंपल सर पकड़ लेते हैं, 20% उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होती है, यानी कि $500। तो वो जब बिकेंगे अगले साल $2,000 के माने जाएंगे, फिर उसका प्रॉफिट ज्यादा माना जाएगा। इस पर्पस के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए, आपकी बुक्स के पर्पस के लिए अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है ना। टैक्सेशन पर्पस के लिए फिर उसका फिर $2,000 की वैल्यू मानी जाएगी। आप कह रहे हो राइट। तो आपको टैक्स कितने में देना भी है वो भी हम बात कर लेंगे सारा। टैक्स तो आपको ऑपरेटिंग इनकम माइनस उस पर देना था ना। आपका जो $10,000 था माइनस जो आपका $4,000 $6,000 बचा, उस पर आपको टैक्स देना है बेसिकली। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ टैक्स की सारी स्कीमें हैं, ये सारी इंटरेस्ट, टैक्स एंड फाइनेंस, इन सब चीजों की स्कीमें हैं। अगर आप नोट करें, ये हर के लिए अलग है। टैक्सेशन मेरा अलग है, आपका अलग है, कंपनी का अलग है, मार्क ज़करबर्ग का अलग है, फेसबुक का अलग है, फेसबुक जो कंपनी उसका अलग है, मार्क ज़करबर्ग जो उसका ओनर है उसका अलग है, दोनों का आपस में भी अलग है। तो टैक्सेशन अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने बता दी। डेप्रिसिएशन दोनों के, डेप्रिसिएशन जो है वो इस तरह से काम करेगी कि डेप्रिसिएशन मिलती है कई चीजों की बेसिकली। तो जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो आपकी माइनस हो जाएगी,
राइट। तो अब मेरे पास मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मेरे पास वैसी डेप्रिसिएशन पड़ी रहती है, मेरे किसी और आइटम पे मेरे को डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। मान लीजिए मैं सोलर की कंपनी हूं, मेरे पास वैसी कुछ डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ऐसे होता है। तो मैं तो वहां पे भी खेल सकता हूं कि मेरी मतलब मेरे अगर मान लो 35 मिलियन की मेरे को कंपनी मिल जाए, 25 मिलियन उसका वो उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं उनके पास क्लेम करे, मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करके पैसा बना लूंगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से खेल सकती हैं, कॉर्पोरेशन से फाइनेंस की गेम खेल लेती हैं। भाई अब आप सोचिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस की गेम, तभी तो हार्वर्ड के बंदे चाहिए, नहीं तो धीरू भाई अंबानी की तरह, रतन टाटा की तरह ये लड्डू लड्डू से बंदे ना इकट्ठे कर ले आधे आधे के करोड़ में। क्यों ये 35 मिलियन देते हैं सैलरियां? मैं आपको इसके ऊपर आऊंगा सारा, फिर बताऊंगा कि कॉर्पोरेशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। एमोर्टाइजेशन, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी एमोर्टाइजेशन हो रही है, तो वो चौथी चीज है। ये भी कई जगहों पे काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट बड़े बड़े तौर पे एमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब उससे कोई कॉस्ट आप अमोर्टाइज कर सकते हो, बेसिकली दैट्स द फंडा बिहाइंड इट। ये इसकी कम एप्लीकेशन, ज्यादा इनकी आईटीडी की है, इंटरेस्ट टैक्सेशन डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आपने वित्तता भी निकाल दी या ऐड कर दी या निकाल दी, फिर आपकी 6000 में से लेट से आपके रह गए इंटरेस्ट निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दी, फिर टैक्स निकला, फिर उसके बाद आपकी बड़ी लेट से 3500, ये आपकी इनकम है जिसपे आपको टैक्स देना है। ये नेट इनकम है जिसपे टैक्स देना है। ठीक है ना, तो रेवेन्यू पता चल गया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, वित्तता पता चल गया, नेट प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है ना, जिसके ऊपर फिर आपको टैक्स देना है। ठीक है ना, नेट इनकम पता, नेट इनकम नेट प्रॉफिट सेम ही बात है, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। लोग ये एक बड़ी, अब मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मैंने अब तो इसका फर्क कैसे पड़ता है, मैंने थोड़ा सा वैसे बीच में फर्क बताना स्टार्ट कर दिया था, राइट। देखिए रेवेन्यू उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, अपनी सोर्सिंग है, ऐसा कुछ है जो वो कभी भी ओरिजिनल एक्सपेंड करते हैं, उनकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ती, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लांट्स हैं, फैक्ट्रियां ऑलरेडी बड़ी हुई हैं, अगर उनको सेल मिल जाए किसी तरह से तो फैक्ट्री तो ऑलरेडी है, तो वो उनको डबल करना है, सिर्फ मशीनरी ऑलरेडी है, बिल्डिंग ऑलरेडी है, सब कुछ ऑलरेडी है, सिर्फ मजदूर दो लगाने हैं एक्स्ट्रा, एक शिफ्ट एक्स्ट्रा चलानी है, दे विल बी एबल टू इंक्रीज they will be able to accommodate that more orders but they need more sale। तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो वो लोग तो रेवेन्यू पे खेल रहे हैं कि रेवेन्यू ज्यादा है इस कंपनी का, इसको ले लेते हैं। मेकिंग सेंस, यू विल फिगर आउट अ वे टू रिड्यूस दैट कॉस्ट। अब एक बंदे ने मान लीजिए काम अमेरिका में कर रहा है, उसने इंडिया में, या मान लो जो उसने फैक्ट्री चाइना में लगा ली है अपनी, वो कहता है मेरे पास तो चाइना के अंदर फैक्ट्री है, मैं इस कंपनी को खरीद लेता हूँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है, ये तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी, मैं तो इसमें से बड़े पैसे बना लूंगा। तो वो रेवेन्यू पे खेल जाते हैं, दे वांट देन हाई रेवेन्यू कंपनीज। ठीक है ना, क्लियर हुआ? मैंने आपको 2-3 स्कीमें बताई है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताई है। आप जब ठीक है, उसके बाद आता है क्या नाम है अपना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब वही वाली बात है, ग्रॉस प्रॉफिट जो सा है वो रेंट, ये वो सब चीजें यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं, अगर वो आपकी अच्छी है, आप कहते हो मैं तो संभालूंगा, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन वाला काम चाहिए और मैं उसको संभाल लूंगा, राइट। तो रिमेंबर, कोई कंपनी ऐसी होती है जिनका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उनकी मान लो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका है। अब आप गेम खेल सकते हो, आप कहते हो मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, तो मैं एकदम से उस कंपनी को बाय करके एकदम से अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, अपनी मेरी तो ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ है ही नहीं, मेरी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ है ही नहीं, तो ऐसे करके आप गेम खेल सकते। ये गेम्स होती हैं, एक्चुअल गेम्स इस तरह से प्ले की जाती हैं। तो ठीक है ना, अब आ रहा है वित्तता। ठीक है, वित्तता एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है, आप जिसको जितना समझ आए उतना समझ आए। मैंने ऑपरेशनल एक्सपेंस बता दिया, ऑपरेशनल एक्सपेंस के बाद जो बचता है वो जो बचता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस वित्तता, ऑपरेशनल एक्सपेंस के बाद जो बचता है वो आपका प्रीटी मच वित्तता है। हाँ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज वित्तता, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वित्तता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस ले रहे हैं, जैसे आप ले रहे हैं मान लीजिए एल पोलो लोको खरीद रहे हैं या मैकडॉनल्ड्स खरीद रहे हैं, आप इसके वित्तता देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके ऑपरेशनल एक्सपेंस क्या है, उसमें से निकाल के जो वित्तता है वो देखिए, क्योंकि उनकी वो टैक्सेशन वगैरह तो आपकी अपनी उसकी अपनी है। तो ये वित्तता इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वित्तता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट आ जाता है आपका जो नेट इनकम है। मैंने फिर से सारा कुछ रिवाइज कर दिया, प्रदीप जाती मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया टुवर्ड्स द एंड व्हेन आई एम समराइजिंग। ठीक है, पर ये बड़े बड़े तौर पे डिफरेंसेस हैं, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, वित्तता, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, सारा मैंने बता दिया आपको, और नेट इनकम जिसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। थैंक यू गाइस।